अभी मैं सीतामढ़ी जिला के बौखरा ब्लॉक अंचल कार्यालय में है और यहाँ पे ज़मीन से संबंधित सर्वे कार्यालय में है अभी उपस्थित हूँ। और यहाँ के पदाधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे ज़मीन के क्या क्या कागजात लगेंगे, किस किस आधार पे लगेगा और क्या क्या उस चीज़ में जो है प्रूफ लगेगा, उसके डिटेल्स में जो है विशेष तौर पे जो है यहाँ हम जानकारी लेंगे सर से। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके तमाम श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और अच्छा, ज़मीन से संबंधित जो है एक एक बिंदु पे जो है हमें जानकारी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अंचल बुखरा में जी। सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है जी। और सर्वेक्षण कार्य शुरू होने के उपरांत हर राज्य ग्राम में, हर पंचायत स्तर पर जी। यहाँ पर आम सभा का आयोजन किया गया है। सारे रैयतों को, आम किसानों को ये सूचना दिया गया है कि आपके गांव में, आपके राज्य ग्राम में सर्वे काम शुरू हो गया है। सर्वे काम में जो सबसे पहला दायित्व रैयत का होता है वो होता है कि अपने ज़मीन का जो भी ब्यौरा है वो सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना जी। और फिर उसी के आधार पर आगे की जांच और सत्यापन होती है और सत्यापन के उपरांत उसका नया खतियान बनाने का काम किया जाता है। जी। तो अभी जो जिस प्रक्रिया में काम चल रहा है इसको कहते हैं प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) में अपने ज़मीन का ब्यौरा भर के जमा करना। जैसा कि आप लोगों को हर आम सभा में ये बताया गया है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) को भरने का तरीका भी बताया गया था। उसमें कुछ डिटेल है जो आपको बताई जा रही है, फिर से वो गौर से सुन लीजिए और सभी लोग अपना अपना पेपर ससमय जो 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक का समय है उस समय के भीतर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। पहला जो फॉर्म है वो है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 में सबसे ऊपर आप लोग देखते होंगे कि ऊपर में राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, ज़िला, अंचल, ये सारा डिटेल भरना रहता है। वो डिटेल आप लोग अपने अपने गांव के हिसाब से भर सकते हैं। जैसे जो राजस्व ग्राम का नाम है आपके, वो राजस्व ग्राम का नाम भर दीजिए। आपका जो थाना नंबर है, रेवेन्यू थाना नंबर, वो रेवेन्यू थाना नंबर भरिए। आपका अंचल बुखरा है तो बुखरा भरिए, ज़िला सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी भरिए। नीचे में 11 कॉलम का एक टेबुलर कॉलम है, उस कॉलम में आप लोगों को अपने ज़मीन का सारा ब्यौरा भरना है। जैसे कि पहला कॉलम जो होता है उसमें होता है रैयत का नाम। रैयत का नाम का मतलब होता है कि वर्तमान के हिसाब से जो अभी उस ज़मीन को जोत कोर कर रहे हैं, जिनके हिस्से में वो ज़मीन है, जिन पे उनका मालिकाना हक है, वो नाम वहाँ पर दर्ज होगा। जैसे कि बहुत सारी ज़मीन ऐसी होगी जिस पे आपके पूर्वज का नाम होगा, पूर्वज के मृत्यु के उपरांत अभी आप उसको जोतकोर कर रहे होंगे, तो जो वर्तमान में उसको जोतकोर कर रहा है, जिसको उसको हिस्से में प्राप्त है, उसका नाम वहाँ पर दर्ज होगा। तो पहला कॉलम में है रैयत का नाम एवं पिता का नाम, तो उसमें आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम दर्ज कीजिएगा। सेकंड कॉलम जो होता है वो है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब हो गया कि आपका घर जहाँ है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनका ज़मीन 2 गाँव, 3 गाँव, 4 गाँव में होगा, तो राजस्व ग्राम अलग अलग हो सकता है लेकिन अस्थाई पता हर फॉर्म में आपका सेम रहेगा। हर राजस्व ग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म आप लोगों को भरना है। तीसरा कॉलम होता है खाता संख्या, यानी ज़मीन का ब्यौरा शुरू होता है यहाँ सर कि ज़मीन का खाता नंबर क्या है। तो वो खाता नंबर आपके प्रूफ के जो भी दस्तावेज़ हैं या कोई भी पेपर है, प्रमाण है ज़मीन से संबंधित, उस पर दर्ज रहता है। वहाँ से देख के आप लोग उस खाते नंबर को वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसका अगला कॉलम है खिसरा संख्या। खिसरा संख्या का मतलब होता है खेत का संख्या, जो आपके प्लॉट का संख्या है उसको खिसरा संख्या बोलते हैं, जिसमें आपको हिस्सा मिला हुआ है। ऐसा भी होगा कि आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है और उसमें आपको कुछ हिस्सा मिला होगा, कुछ रकबा मिला होगा, तो जो उस खेत का नंबर है वो खेत का नंबर वहाँ पे दर्ज करना है। उसके अगला कॉलम होता है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया से संबंधित ये हुआ कि जो आपके हिस्से में जितना दखल कब्जे में आपकी ज़मीन है या जो पेपर पे आपका लिखा हुआ है रकबा, वो रकबा वहाँ पर दर्ज करना है। अगला कॉलम आता है चौहद्दी। चौहद्दी में आपको वर्तमान चौहद्दी लिखनी है। पेपर में हो सकता है उस समय का, जिस समय आपका पेपर बना था, या तो खतियान होगा तो खतियान बना था, या फिर अगर नया केवाला आप करवाए होंगे तो केवाला पे जो चौहद्दी लिखा होगा वो कुछ और हो सकता है। लेकिन वर्तमान में आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे, तो चौहद्दीदार बदलने के उपरांत जो अभी वर्तमान में चौहद्दीदार हैं आपके, उनका नाम वहाँ पर दर्ज करना है। उसका अगला कॉलम है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब होता है कि आप ज़मीन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, ज़मीन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। अगर घर बना के कहीं पे रह रहे हैं तो वो घरारी की ज़मीन कहलाती है, तो वहाँ पे लिख दिएगा। मकान में सहन भी लिख सकते हैं या घरारी वाली ज़मीन भी लिख सकते हैं।
किसी ज़मीन पे खेती करते हैं तो वो कृषित वाली भूमि कहलाती है। अगर किसी ज़मीन पे पोखर तालाब वगैरह है तो वो पोखर तालाब वगैरह जो भी उपयोग हो रहा है उस ज़मीन का, वो ज़मीन का वहाँ पे डिटेल दिखाएगा किस ज़मीन पे। उसका अगला कॉलम है काबिल लगान, यानी कि लगान कितना आपका लगता है वो शेष को छोड़कर वहाँ पर दर्ज करना है। तो जितने लोग अपना लगान रसीद कटवाते होंगे, अंचल से जमाबंदी करवाने के बाद लगान रसीद कटवाते होंगे तो उस पर लगान का अमाउंट लिखा रहता है, रुपया लिखा रहता है, तो वो आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। अगर रसीद आप नहीं कटा रहे हैं या आपको पता नहीं है तो वो कॉलम को आप छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल कॉलम है। वो नए सिरे से जब लगान का निर्धारण होगा इस सर्वे में तब आपको खुद पता चल जाएगा। उसका अगला कॉलम है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या का मतलब होता है कि अंचल में जो आप लोग जमाबंदी कायम करवाते हैं तो हर एक रैयत को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उस यूनिक नंबर में उसका सारा ज़मीन का ब्यौरा दर्ज रहता है, जो वो ज़मीन खरीदा, जो बेचा, वो सारा उसमें दर्ज किया जाता है। तो जमाबंदी संख्या अगर आपको प्राप्त है, आपके नाम पे जमाबंदी कायम है, तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या लिख दीजिए। अन्यथा की स्थिति में वो भी खाली आप छोड़ सकते हैं अगर पता नहीं है या दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है तो। अगला कॉलम होता है भूमि पे दावा का आधार, यानी कि भूमि पे जो दखल कब्जा आपका है, जो दावा कर रहे हैं कि ये आपकी भूमि है, ये आपकी ज़मीन है, उसका क्या आधार है, क्या प्रमाण आपके पास है, वो प्रमाण का जिक्र वहाँ पे करना पड़ता है ताकि ये समझ में आए मुझे या सर्वे ऑफिस को कि ये किस आधार पे आपको प्राप्त हुआ है। तो ज़मीन प्राप्त करने का आधार कई तरह का होता है। जो सबसे पहला आधार माना जाता है वो माना जाता है खतियान। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पे खतियानी ज़मीन है तो वहाँ पे लिखा है खतियानी भूमि, या फिर उसको दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी भूमि लिख सकते हैं। अगर आपके पूर्वजों से वो ज़मीन प्राप्त है और आप उसको अभी वर्तमान में जोत तोड़ कर रहे हैं तो वो उत्तराधिकारी वाली भूमि कहलाती है या खतियानी भूमि कहलाती है। तो वहाँ पे आप ये दोनों लिख सकते हैं। ज़मीन के प्रमाण में, आधार में आप खतियानी ज़मीन या फिर उत्तराधिकारी वाली ज़मीन लिख सकते हैं। दूसरा केस होता है कि अगर आपके पास केवाला हो तो केवाला भी आप अपने नाम से भी हो सकता है या आपके पूर्वजों के नाम पे भी केवाला हो सकता है। तो अगर पूर्वजों के नाम पे केवाला दर्ज है तो आप वहाँ पर लिख दिए पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि या पूर्वजों के द्वारा केवाला से प्राप्त भूमि। और अगर खुद आप उसको परचेज किए हुए हैं, खुद रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ पर लिख दिए क्रय से प्राप्त भूमि। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरा प्रमाण होता है कि कोई पर्चा आपको निर्गत है। अगर सरकारी ज़मीन पे कोई पर्चा निर्गत होता है तो उसको बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। तो बंदोबस्ती पर्चा से अगर आपके पास कोई ज़मीन प्राप्त है या आपके पूर्वजों को बंदोबस्ती पर्चा से ज़मीन मिला हुआ है, भूमि मिला हुआ है, तो वो बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि होगी और वहाँ पे वो दर्ज होगा। कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो रैयती ज़मीन ही दूसरे रैयत को दी जाती है, उसके लिए भी एक पर्चा निर्गत होता है। वो पर्चा का नाम क्या रहता है? वास्कित पर्चा। तो अगर वास्कित पर्चा से आपको प्राप्त है भूमि कोई, तो फिर वहाँ पर आप दर्ज करिएगा कि ये वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि है। वैसे ही आप लोग सुने होंगे कि सीलिंग एक्ट में ज़मीन सरकार के द्वारा अर्जित कर ली जाती थी। अगर लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार उसको ले लेती थी और फिर उस ज़मीन को भूमिहीन किसानों के बीच में वितरण करती थी या किसी सरकारी योजना के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आपको उसका पर्चा मिला हुआ, भू हदबंदी से प्राप्त भूमि का पर्चा मिला हुआ, जिसको हम लोग परवाना का पर्चा बोलते हैं, तो अगर परवाना का पर्चा से प्राप्त भूमि है तो वहाँ पे आप लिख दिए परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि या भू हदबंदी के पर्चा से प्राप्त भूमि। उसका एक और वर्जन आता है पर्चा में जो कहलाता है भूदान का पर्चा। तो भूदान का पर्चा अगर आपको प्राप्त है, भूदान के पर्चा से ज़मीन प्राप्त है, तो वहाँ पर आप लिख दिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि। तो ये सारा ज़मीन जो होता है, ज़मीन का प्रमाण हुआ, एक तरह से आधार हुआ कि आप उस पर दखल कब्जा भी किए हुए हैं और आपके पास उसका भी प्रूफ भी है। तो ये सारा चीज़ उस कॉलम में दर्ज होगा। लास्ट कॉलम जो होता है वो रिमार्क्स कॉलम का होता है, जिसको अभियुक्ति बोलते हैं। अभियुक्ति कॉलम में वो सारा डिटेल आपको भरना है जो इस फॉर्म में नहीं बताई गई है, लेकिन आपको उसका जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे किसी ज़मीन पे विवाद चल रहा है तो विवाद भी दो तरह से चलता है। एक तो आपसी विवाद चल रहा है जो ग्रामीण स्तर पे ही चल रहा है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। लेकिन एक रजिस्टर्ड विवाद होता है जिसको कोर्ट केस बोलते हैं। तो अगर कोर्ट केस आपका चल रहा है किसी ज़मीन पर, तो वहाँ पे आप अपना केस नंबर और जो आपका वाद का वर्ष है वो दर्ज कर दीजिए और वो किस स्थिति में अभी वर्तमान में उसकी हियरिंग हुई है या नहीं हुई है, या कितनी हियरिंग हुई है, किस अवस्था में वो है, केस चल रहा है, वो वहाँ पे दर्ज कर दिएगा, ताकि उससे भी हमको ये पता चल सके कि इस ज़मीन पे विवाद है और इस पे केस चल रहा है, ताकि उसका हम अपने स्तर से सत्यापन कर सकें। कुछ ज़मीन पे ऐसा भी होगा कि विवाद ऐसे ही मौखिक रूप से होगा, समाज का विवाद होगा, आपकी ज़मीन होगी, पेपर आपके नाम पर होगा, दबंगई से कोई कब्जा किया हुआ होगा,
या पूर्व में कभी आपके पूर्वजों के द्वारा मौखिक बिक्री कर दी गई होगी, आज उसका दखल कब्जा है, लेकिन आज आपको पता चल रहा है कि वो ज़मीन का पेपर मेरे पूर्वजों के नाम पर है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसा भी केस बनता है। तो ये सारे केस में आपको जो अभियुक्ति कॉलम है उसमें ये चीज़ दर्ज कर देना है कि ज़मीन आपकी है, जो उसका प्रमाण आपके पास है, लेकिन कब्जा फलाना आदमी किए हुआ है, तो वहाँ पे बकब्जे फलाना आदमी जो भी कब्जा किए हो उसका नाम दर्ज कर दीजिएगा। वो दर्ज करने से भी हमको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन पे किसी और पक्ष का कब्जा है, किसी और आदमी का कब्जा है, और उसका हम लोग अपने स्तर से उसका भी सत्यापन कराएंगे, और सत्यापन के उपरांत जो सही निर्णय, जो सही पेपर होगा जिनके पास, उनके नाम पे उनका खतियान बनेगा। तो ये पहला फॉर्म होता है जिसको प्रपत्र 2 बोलते हैं। ये सारा डिटेल उस पर आपको भरना है। नीचे में आपका हस्ताक्षर है, आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर है, ये तीनों दर्ज करना है। दर्ज करने के उपरांत एक और फॉर्म आता है जिसको फॉर्म 3-1 बोलते हैं। फॉर्म 3-1 में 2 पेज होता है। पहला पेज आपका जो है उसमें आपके अंचल का नाम, आपके ज़िला का नाम, आपके जो वंशज हैं, जो एक वंशज हैं तो एक आदमी का नाम, 2 हैं तो 2 आदमी का नाम, 3 है तो 3 आदमी का नाम वहाँ पे दर्ज होगा, उनके पिता का नाम दर्ज होगा। बाकी डिटेल नीचे आपका राजेश ग्राम का नाम, ज़िला, आपका अंचल, आपका जाति। ये खतियान बनने के क्रम में एक चीज़ कंपलसरी होता है कि जाति भी आपसे मांगी जाती है कि आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जाति आपके खतियान में दर्ज होती है। आप जाति प्रमाण पत्र जब बनवाने जाते हैं तो उसी से सर्टिफाई होता है कि आप उनके वंशज हैं और किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जाति भी उसमें पूछी जाती है। आपकी जो सही जाति है वो वहाँ पर दर्ज कीजिएगा। उसके बाद आपका खाता, खिस्सा, रकबा, ये सारा डिटेल रहेगा, नीचे में साइन रहेगा, वो साइन कर दीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा। सेकंड पेज जो है उसमें आपको जो हिस्सेदारी मिली हुई है, जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन था, केवाला हो या खतियान हो, उसमें आपको कुछ न कुछ हिस्सा मिला होगा। बंटवारा अगर किए होंगे तो कुछ न कुछ आपको हिस्सा मिला होगा, वो हिस्सेदारी का उसमें ब्यौरा भर के जमा करना रहता है। उसमें भी सेम चीज़ है, रैयत का नाम रहता है, सेकंड कॉलम पिताजी का नाम रहता है, थर्ड कॉलम अस्थायी पता रहता है, उसके बाद खाता, खिस्सा, रकबा और जमाबंदी संख्या 34, ये सारा डिटेल उसमें भरना रहता है। तो जो आप प्रपत्र 2 में भरे हुए हैं सेम वहाँ से देख के आप प्रपत्र 3-1 में भी भर सकते हैं। आपका खाता खिस्सा क्या है, रकबा क्या है, चौथी क्या है और जमाबंदी संख्या क्या है, उसके नीचे भी साइन रहता है, साइन कर दीजिएगा। तो ये 2 तरह का फॉर्म है जो आपको भरना है, और भरने के बाद इससे संबंधित जितना भी साक्ष्य होगा आपके पास, ज़मीन जो आपकी है, सारी ज़मीन से संबंधित जो भी साक्ष्य है, खतियान है तो खतियान की छाया प्रति लगाना है, खतियान आपके पूर्वजों के नाम पे है तो उसमें वंशावली लगाना है, अगर बंटवारा आप किए हुए हैं तो बंटवारा शेड्यूल उसमें लगाना है, केवाला अगर आपके पास है तो केवाला की छाया प्रति लगानी है, अगर कोई कोर्ट का कोई निर्णय है जिसको डिग्री बोलते हैं, कोर्ट का अगर कोई डिग्री है तो वो डिग्री की कॉपी आपको लगानी है। कोर्ट केस अगर चल रहा है किसी ज़मीन पे तो वो कोर्ट केस की कॉपी लगानी है। वर्तमान स्थिति में अगर डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, सिर्फ केस लंबित है, तो वो केस के जो कॉपी होती है, केस कॉपी, उसका एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लगाना है। आधार कार्ड हर एक रैयत के पास रहता है, उसका एक छाया प्रति लगाना है। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।